Welcome to Sai Learning by Swaliha Ansari. Today we will start with the introduction of rotational dynamics and the basic term involved in it. Before starting with it, let me first tell you that this chapter is a combination of two parts. The first part is circular motion and the second part is the rotational motion. We will first start with the first part, that is circular motion. So, before starting with circular motion, let us first discuss about the types of motions. अभी जो types of motions है, मैंने अपनी convenience के लिए उसे 3 types में divide किया है. The first is one dimension, 2 dimension and 3 dimensional motion. ठीक है. अब 1 dimensional motion क्या होता है? 1 dimensional motion is the linear motion. लीनियर मोशन. अब लीनियर मोशन की अगर हम बात करें तो वो ऐसा मोशन होता है जो सिंगल एक्सिस पर काम करता है. दैट इज ओनली वन वेरिएबल इज चेंजिंग, इधर इट इज एक्स, वाई और जेड. ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता है, वन वेरिएबल. फाइन. 2 डायमेंशनल की बात करें अगर तो इट कम्स then projectile motion comes under it and circular motion also comes under it. ठीक है. इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल चेंज होते हैं. इधर इट वर्क्स इन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन. मीन्स अभी देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो समवॉट लाइक दिस. हर पॉइंट पे उसके 2 वेरिएबल्स बदल रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. सर्क्यूलर मोशन भी अगर हम देखें तो 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, राइट, एक्स और वाई. चाहे हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट की बात करें, हर जगह 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, राइट. सो ये है 2 डायमेंशनल मोशन. अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो इट इज मोशन इन स्पेस. मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. स्टडी द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्क्यूलर मोशन. अब ये काइनेमेटिक्स क्या है? किसी भी मोशन के 2 पार्ट्स होते हैं. 2 पार्ट्स मतलब एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स. ठीक है, आज हम जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स से करेंगे, डायनेमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे. फाइन. अब जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, काइनेमेटिक्स क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन. एंड डायनेमिक्स क्या होता है? इट इज मोशन एंड इट्स कॉज. Dynamics is motion and its causes. That is, what is the reason behind the motion? Okay? What is the cause of the motion? What is the thing responsible for that particular motion to be performed? Got it? So, अभी जैसे कि हमने 11th standard में kinematical equations देखी थी. 3 equations थी. One of it was v square is equal to u square plus 2as, राइट. ऐसे 3 इक्वेशंस थी हमारे पास. तो ये क्या थी? लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स था. अब अगर हम उसके डायनेमिक्स पर आते तो डायनेमिक्स क्या हो जाता? जैसे अभी व्हाट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, अभी ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक चीज रखी हुई है, एक बॉडी है. ठीक है, मैंने इसे लीनियर मोशन में लाया. ठीक है, I just pushed it. तो क्या चीज थी जो इस फोर्स के क्या चीज थी जो जिसकी वजह से ये लीनियर मोशन परफॉर्म हुआ? फोर्स. So that force
कम्स अंडर डायनेमिक्स। अगर आपको याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था फोर्स, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द डायनेमिक्स ऑफ लीनियर मोशन, व्हाट इट। तो फोर्स क्या हो गया। अब अगर हम मोशन की बात करें कि द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर मोशन, तो बेटा अगर लीनियर मोशन है तो फोर्स, अगर एंगुलर मोशन हो जाएगा तो टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम आज काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायनामिक्स पे स्विच होंगे, गॉट इट। सो अब ये देखो, इफ वी आर बिगिनिंग विद द काइनेमेटिक्स, तो पहले हम टर्म्स की बात करेंगे। व्हाट आर द टर्म्स इन्वॉल्व फॉर द स्टडी ऑफ सर्क्यूलर मोशन, करेक्ट। सो माय फर्स्ट टर्म इज द डेफिनेशन ऑफ सर्क्यूलर मोशन इटसेल्फ। व्हाट इज सर्क्यूलर मोशन? So what is circular motion? It is motion of a particle along the circumference of a circle. Any particle which is moving along the circumference of a circle is known to be performed circular motion. So I can say here, any particle moving along the circumference of a circle is performing circular motion, ठीक है। अभी ये देखो बेटा, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा पार्टिकल है विच इज एट ए, ठीक है, ऑन टाइम 0। अब टाइम 0, आई एम सेइंग टाइम इज 0। व्हाट इज टाइम 0? t0 is when I have started observing the particle. Got it? The particle was already in motion. It was performing circular motion before I had started observing it. लेकिन मैंने टाइम 0 किसको कंसिडर किया? I have considered time 0 when I started observing. Got it? जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एट दिस पॉइंट, सो आई कंसिडर्ड दिस इज एट एज टाइम 0। सो मेरा पार्टिकल अभी यहाँ है, वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आफ्टर टाइम t वो पॉइंट B पर आया, ठीक है। तो इसी तरीके से वो आफ्टर सर्टेन टाइम अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, तो हम कहेंगे कि दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। कैन आई से दैट दिस इज अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन? क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्क्यूलर मोशन? नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी। फिजिक्स में पार्टिकल और बॉडी दोनों में भी फर्क होता है। अभी क्या फर्क होता है समझिए। अभी यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, और आप यहां से 4 स्टेप चले अपने ही घर में और सर्कल कंप्लीट करके बैठ गए, ठीक है। यू कंप्लीटेड योर सर्कल इन 4 स्टेप्स। We won't say that it is a circular motion because you are a body here. लेकिन अगर वही मैंने आपसे कहा ये बॉडी क्यों है बेटा, यहां पे आपको बॉडी क्यों कंसिडर किया गया? क्योंकि द पाथ ट्रैवल्ड बाय यू इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन योर साइज, ठीक है। आपके डायमेंशन के हिसाब से आपका पाथ ट्रैवल उतना बड़ा नहीं है, इसलिए यू आर कंसिडर्ड टू बी द बॉडी। लेकिन अगर मैं यहां आपसे यही कहूं कि आप इधर पर हो, यहां से 3 किलोमीटर चल कर आओ, ठीक है, द पाथ ट्रैवल्ड वॉज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू your dimension. Got it? So you will be the particle over here. You will be considered as a particle. समझे? तो हम हर चीज में हम फिजिक्स में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जैसा हमारा कंपैरिजन, अभी जैसे अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो
अगर जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अर्थ इज अ बॉडी, करेक्ट। लेकिन अगर ये मेरा सन है, दिस इज द सन, ये अर्थ है, अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन अराउंड द सन. So the path traveled by the earth is comparatively very much larger than the dimension of the earth. Therefore, in this case, we will consider earth as the particle. Got it? Particle क्या होता है और body क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, समझ में आया? So, ये हमारा फर्स्ट टर्म था. Now we will go to the second term, which is radius vector. What is a radius vector? मैथमेटिक्स में हमने रेडियस पढ़ा है. मैथ्स में रेडियस क्या कहलाता है? What is radius in mathematics? A line joining from the center to the circumference, right? अगर ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये लाइन जो सेंटर से सर्कमफेरेंस को जोड़ती है, हम उसे रेडियस कहते हैं, करेक्ट. बट physics says that this radius is not a scalar quantity but it is a vector quantity. How come it is vector, beta? Physics says that the line joining the center of the circle to the position of the particle, at that instant is known as radius vector. अब ये क्या हो गया बेटा? पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है. नाउ योर रेडियस इज शोइंग द वेक्टर, showing the direction. अभी ये देखो, if I consider this as the radius vector, ठीक है, मेरा पार्टिकल अभी यहां पर है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है. तो रेडियस वेक्टर क्या कर रहा है बेटा? पार्टिकल का पोजीशन बताता जा रहा है, राइट. हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है. इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट. आया समझ में? सो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है. सो अगर मैं कहूं R1 बार इज इक्वल टू R2 बार, तो क्या ये सही होगा? नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एट एवरी पॉइंट, अब R1 R2 कैसे हो गया? ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 हो गया, ठीक है. सो R1 और R2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है. लेकिन अगर मैं यही कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ R1 बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 बार, तो येस इट इज करेक्ट, because both the magnitudes of the radius is equal. दोनों की वैल्यू सेम है, because it is a radius of a circle, right? लेकिन डायरेक्शंस अलग है हर पॉइंट पे, चाहे टाइम बड़ा हो चाहे टाइम छोटा हो, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. इसलिए वेक्टर फॉर्म में रेडियस वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. You can also say radius vector is the position vector because it is showing you the position of the particle at particular time. Got it? Now we'll come to the third term, which is angular displacement. Denoted by theta bar. ठीक है. What is angular displacement? हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था लीनियर मोशन में.
लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम सर्क्यूलर मोशन पढ़ रहे हैं, यहां हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द angle traced by the radius vector at the center of the circle. ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये मेरा सर्कल था, दिस वॉज द सेंटर, पार्टिकल यहां ए पर था, this was the radius vector, particle was moving anti clockwise, यहां से वो पॉइंट B पर पहुंचा, तो ये हो गया मेरा रेडियस वेक्टर. अब रेडियस वेक्टर यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो इट हैज ट्रेस्ड एन एंगल एट द सेंटर. दिस एंगल इज नोन एज थीटा. दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेयर दिस वाज योर रेडियस एंड दिस वाज S. That is the linear displacement we says. Correct? अब इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि what is the value of theta, तो क्या कहेंगे? What is angle traced here? Angle traced. 10th standard geometry. Angle traced is equal to arc upon radius. Correct? सर्कल में तो एंगल ट्रेस्ड इज थीटा, आर्क इज एस, रेडियस इज आर. ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एस इज इक्वल टू आर थीटा. करेक्ट? सो दिस इज इन स्केलर फॉर्म. फाइन. अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बार इज इक्वल to delta S bar is equal to delta theta bar cross R bar. Okay. अब ये स्केलर, ये वेक्टर, हाउ कम? ये देखो ऐसा क्यों होता है कि एक स्केलर में लिख रहे हैं, दूसरा वेक्टर में लिख रहे हैं? ऐसी कौन सी कंडीशन में ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है? जब आपका टाइम फाइनाइट टाइम हो, मतलब बड़ा टाइम हो, ज्यादा टाइम हो, तब ये क्वांटिटी, तब ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा. लेकिन जब इनफाइनाइट सिमिल टाइम हो ना, मतलब बहुत छोटा टाइम, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, उस वक्त ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा. ठीक है? वी ऑल नो वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. करेक्ट? अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारी बुक है, दिस फिजिक्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी. ठीक है? मैंने इसे पहले ऐसे टर्न किया और फिर ऐसे टर्न किया इस एक्सिस पर. ठीक है? लार्ज डिस्प्लेसमेंट दिया तो फिजिक्स कहाँ गया? नीचे की तरफ. राइट? अब अगर मैंने इसे इस तरीके से घुमाया, ठीक है, पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिजिक्स कहाँ गया? इधर. मैंने सिर्फ एक्सिस बदली. राइट? जो A थी उसको B किया, B को A किया, फिजिक्स किस तरफ गया? टुवर्ड्स माय लेफ्ट. करेक्ट? इट मीन्स मेजर डिस्टेंस के लिए, मेजर डिस्प्लेसमेंट के लिए, दिस इज नॉट ओबेइंग द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ. अगर जो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता तो हम क्या कहते हैं? यू आर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो move in scalar. So if you are not vector quantity, it means you are a scalar quantity. ठीक है? लेकिन अगर वही मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट देखूं, ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे था, पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो कहाँ गया? पॉइंटिंग समवेयर हियर. राइट? फिर स्लैंट वे में इस तरफ. अब अगर मैं इसको पहले ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं,
अगेन ये कहाँ गया, स्लैंट वे में इसी तरफ, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट था जब, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ, सेम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था. इट मीन्स व्हेन टाइम इज इनफाइनाइटसिमल, जब हम छोटी क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ एंड हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन जब हम बड़ी क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं सो इट डज नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, हेंस इट इज स्केलर क्वांटिटी. तो हमें जो याद रखना है वो बस इतना ही याद रखना है कि इफ द टाइम इज फाइनाइट, बड़ा टाइम है, तो स्केलर फॉर्म में आ जाता है, देन दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी. और अगर इनफाइनाइटसिमल टाइम है, मतलब काफी स्मॉल टाइम है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है. सो अभी मैग्नीट्यूड तो हमें इस फॉर्म में मिल जाता है. डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन इज the thing which we get from right hand thumb rule, which is the next term of this topic. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इट सेज दैट imagine an axis of rotation to be held in your right hand. ठीक है. अगर मैं इसे राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, करेक्ट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अगर मैंने ये कहा कि दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन माई राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड इट एंड द थंब इज आउटस्ट्रेच्ड. ठीक है. किस तरीके से पकड़ा है मैंने इसे? फिंगर्स मेरी कर्ल्ड है और थंब एक्सिस के ऊपर है, राइट, खींचा हुआ. सो इफ इन सच केस माई कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन माई आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आया समझ में? क्या कह रहे हैं हम कि इफ ये देखो, ये एक्सिस है और ये कर्ल्ड फिंगर्स हैं. अगर ऐसा केस है कि आपका कर्ल्ड फिंगर्स जो है, आपके कर्ल्ड फिंगर्स आपको पार्टिकल का मोशन बता रहे हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, तो ये जो आउटस्ट्रेच्ड थंब है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा. गॉट इट? अभी आप लोगों ने स्क्रू देखा होगा. चलो, इफ नॉट स्क्रू तो हम इसकी बात करते हैं, पेन. ये जो ऊपर का कैप है इसका, मैं इसे इस तरीके से ओपन कर रही हूँ. ठीक है. किस तरीके से? इस तरीके से. इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा. जब मैंने इसे ऐसे ओपन किया, इस तरीके से मूव किया, तो ये कहाँ जा रहा है? इट इज कमिंग अपवर्ड, राइट, ऊपर आ रहा था. सो when the motion was like this, so the displacement was in upward direction. अगर मैं इसको इस तरीके से उल्टा, ये तरीके से मूव करूं like this, तो ये क्या हो रहा है? It is going down. Means if this is my direction, then the motion, the displacement will be downwards. आया समझ में? This is the right hand thumb rule. Got it? Same is the case with screw. Same is the case when you open a tap. Got it? So what this right hand thumb rule says? If the curled fingers shows the direction of motion of particle, then outstretched thumb will give you the direction of angular displacement. ठीक है. आया समझ में? Now we will
move towards the next term, which is angular velocity. Denoted by omega. लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी बेटा? लीनियर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो I will change the term linear into angular. तो क्या हो जाएगा? It will become angular velocity. Like if I say rate of change of angular displacement, it will become your angular velocity. अभी देखो, अगर मैं linear की बात करती हूँ, okay, so this is my displacement s, means displacement is in this direction. करेक्ट. तो वेलोसिटी भी क्या ही डायरेक्शन में रहेगी. मतलब अगर मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी वेलोसिटी भी यहीं पे जाएगी ना. ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वेलोसिटी उधर जा रही होगी. राइट. दोनों भी इसी डायरेक्शन में रहेगा. अब दो टाइप की वेलोसिटीज होती है. 11th स्टैंडर्ड में देखा था हमने. एक होती है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन पूरा टाइम टेकन वाज द एवरेज वेलोसिटी. दूसरा क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? जो फॉर एट दैट इंस्टेंट मिले. राइट. मतलब इट वाज ds अपॉन dt. ds अपॉन dt. ये पूरा रहता था, हमेशा बड़ा रहता है. बड़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन बड़ा टाइम. ये छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम. राइट. अभी आप पास हो रहे हो कहीं से, आपको आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आपने वेव किया, उससे हाथ दिखाया और आप चले गए. ठीक है. छोटे टाइम के लिए आप मिले थे उससे, छोटा टाइम था. करेक्ट. सो दैट इज इंस्टेंट. वो चीज जो एकदम इंस्टेंटली हुई और खत्म हो गई. ठीक है. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? स्मॉल होती है. और अभी हमने कहा स्मॉल है तो वेक्टर होगा, बिग फाइनाइट है दैट इज बड़ा है तो स्केलर होगा. सो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर. आया समझ में आपको? सो अब अगर मैं इसको लीनियर में हमने बात की थी, अब हम इसे एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे. एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन टी. थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. ये स्केलर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एवरेज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है. राइट. अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये वेक्टर हो जाएगा. क्यों? छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम है. अब छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम का क्या मतलब? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. कितना छोटा टी? इतना के योर डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. मतलब लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0. इतना छोटा टाइम है, नेग्लिजिबल सा. तो ऐसे केस में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. इट इज इनफाइनाइटसिमल. ठीक है. तो ये जो पूरा टर्म है ना, लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये पूरे टर्म्स को लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी, विच इज योर ओमेगा बार. सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन विल बी अगेन विथ राइट हैंड थंब रूल. अभी हमने देखा था जहां पे डिस्प्लेसमेंट वहीं पे वेलोसिटी. राइट. उसी तरीके से अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में था, दैट इज इफ द डिस्प्लेसमेंट वाज अपवर्ड, तो
एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो एंगुलर वेलोसिटी भी इसी तरफ होगी। गॉट इट? दिस वाज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। अब ये देखो एक चीज और, हमने क्या निकाला, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा क्या है, रेडियंस, राइट? थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो ओमेगा की यूनिट क्या हो गई, रेडियंस पर सेकेंड। मतलब अगर मैं यहां से, यहां पर ये सेंटर है, यहां से अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ और पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके ये यहां पर आता है, तो उसने कितना टाइम, कितना एंगल ट्रेस किया, द एंगल विल बी 2 पाई रेडियंस, राइट, विच इज 360 डिग्री अपॉन टाइम। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, विच इज टी। So what is the formula for omega? It became 2 pi upon t। हमने oscillations वगैरह में पढ़ा है ये, omega is equal to 2 pi upon t। 1 upon t क्या होता है, n होता है, so we can also say that it is 2 pi into n, right? Got it? So now we'll move towards the next term, which is angular acceleration। Angular acceleration which is denoted by alpha। Similarly जैसे हमने velocity के लिए देखा, acceleration क्या होता है, linear acceleration क्या है, it is rate of change of linear velocity। If I remove the term linear and put angular over here, तो वो angular acceleration में change हो जाएगा, right? Rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। अब सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। अब एवरेज की अगर हम बात करें, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, रिमेंबर दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा से डिनोट किया जाता है। इफ आई एम टेकिंग ए, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन। सो ए एवरेज क्या होगा, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम तो नहीं हो सकता, राइट? वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी आई कैन से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल गिव यू एवरेज acceleration। And if I come towards instantaneous, तो instantaneous मतलब short time। Short time means it is a vector quantity, hence we put a bar over here। It is instantaneous velocity upon time, right? Rate of change of instantaneous velocity, correct? अब देखो मैं आपको 3 सिनेरियोज बताती हूँ। पहला, this is my velocity, means my particle is moving in this direction and this velocity is constant। If this is moving with a constant velocity, तो acceleration क्या हो जाएगा, what will be the acceleration? It will be 0। particle accelerate कब होता है, जब velocity change हो रही हो, change होगी velocity, then you'll get the acceleration। otherwise if the velocity is constant, then there is 0 acceleration। Got it? Next, if v is increasing, तो acceleration क्या होगा, it will towards this direction, the direction of velocity and acceleration will be same। अगर velocity बढ़ रही है, if you are moving in a car, तुम velocity बढ़ा रहे हो तो acceleration भी बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे दोनों भी, करेक्ट? मीन्स ये केस क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं थर्ड सिनेरियो देखूं, मैं थर्ड सिनेरियो, मेरा
वेलोसिटी, मेरी कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन आई एम डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी मैं कम करते जा रही हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स ऑपोजिट, वो एक्सेलरेट नहीं डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, करेक्ट। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कम होंगे। ऐसा ये क्या कौन सा केस है, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। गॉट इट, समझ में। इट मीन्स पहले हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, इट कैन इवन बी ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर। गॉट इट। सो इसके हिसाब से अगर हम अभी लीनियर से एंगुलर पे शिफ्ट होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा व्हाट विल दिस बिकम, अल्फा एवरेज, मतलब स्केलर, इन स्केलर क्वांटिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी ऑलरेडी रेडियंस पर सेकेंड थी, अगेन वी हैड डिवाइडेड इट बाय टाइम, तो वो सेकेंड स्क्वायर हो गया, इट बिकेम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, मतलब इन वेक्टर क्वांटिटीज, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी विच बिकम्स डी ओमेगा बाय डी टी। गॉट इट। अब ये हमें मिल गया इन वेक्टर फॉर्म, इसका डायरेक्शन अगेन विथ राइट हैंड थंब रूल, बट कुछ चेंजेस है। क्या चेंज है, यही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस वॉज माई पार्टिकल परफॉर्मिंग यू सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल यहाँ पे था पॉइंट ए पे, यहां से यहां गया, ये हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज डेल्टा थीटा। अब अगर ये डेल्टा थीटा है, यहां इस तरीके से पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अपवर्ड, करेक्ट। सिमिलरली ओमेगा भी ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन कहां जाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। योर क्वेश्चन शुड बी, मैम वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, is the final velocity greater than initial velocity or the final velocity is less than initial velocity। Got it? इस केस में क्या होगा, अगर आपका फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा से बड़ा है तो आपका अल्फा अपवर्ड होगा, अगर आपका फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा से कम है तब आपका अल्फा डाउनवर्ड होगा, मींस इस तरफ होगा। गॉट इट। और अगर ओमेगा एफ और ओमेगा आई दोनों इक्वल है तो ऐसे केस में अल्फा बिकम 0, जो हमने यहां देखा, यही 3 सिनेरियो देखे थे, वही चीज हमने राइट हैंड थंब रूल में भी एक्सप्लेन की। गॉट इट। सो जब ऐसा केस होता है ना, ये वाला, मतलब यहाँ पे अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया ओमेगा एंड अल्फा से, ठीक है, तो इस केस में दिस इज सेड टू बी UCM, uniform circular motion, and both these cases, this one and this one, will be
non-UCM, that is non-uniform circular motion, and this will be uniform circular motion. ठीक है? So this was all about the terms involved in circular motion. In the next lecture, we will study the dynamics of circular motion. Till then, take care. Bye.